हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोग चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे थे, रिवेन्यू सिस्टम अंडर द ब्रिटिश रूल। तो ये कैसे टैक्स वसूलते थे जो अंग्रेज थे। तो आफ्टर द असेसमेंट ऑफ द लैंड इट वाज बेस्ड ऑन द फर्टिलिटी ऑफ द सोइल इन अनफेवरेबल सीजन लाइक ड्राउट और फ्लड द रेवेन्यू वाज डिस्काउंटेड। और एक सिस्टम निकाला गया जिसमें अगर कभी सूखा पड़ जाए या बाढ़ आ जाता था तो रेवेन्यू को डिस्काउंट किया जाता था, कुछ घटाया जाता था। द टैक्स रेट वाज रिड्यूस्ड टू 1/3 ऑफ द ग्रोथ प्रोड्यूस। और जितना प्रोड्यूस होता था उसका 1/3 जो है वो डिस्काउंट कर दिया जाता था, घटा दिया जाता था। इन रीजन और हाई प्रोडक्टिविटी द रेवेन्यू डिमांडेड वाज मोर देन 50%। और जहाँ वो क्षेत्र जहाँ पे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी, ज़्यादा उत्पादन होता था खेतों में, वहाँ पे जो रेवेन्यू है वो 50% से भी ज़्यादा होता था, टैक्स वसूला जाता था। इफ़ द प्रोप्रिएटर फेल टू पे द स्टेट डिमांड ऑफ द लैंड रेवेन्यू ही वाज फोर्स्ड टू लीव हिज लैंड। अगर कोई टैक्स नहीं दे पाता था तो उसे अपना ज़मीन छोड़ने के लिए मजबूर करना पड़ता था। द स्टेट रेवेन्यू वाज अफिक्स्ड इन टर्म ऑफ मनी। दिस स्टेट डिमांड हैड नो कनेक्शन विद द एक्चुअल यील्ड ऑफ द होल्डिंग और द प्रिवेलिंग प्राइसेस इन द मार्केट। अब शॉर्ट कमिंग ऑफ रहितवारी सिस्टम, ये रहितवारी सिस्टम की कुछ खामियां भी थी। वो क्या थी? समटाइम्स द असेसमेंट वाज इनएक्यूरेट। कभी कभी जो असेसमेंट होता था इतना एक्यूरेट नहीं होता था। एंड द पीजेंट्स वेयर ओवर बर्डन। और जो किसान होते थे उन पे बोझ डाल दिया जाता था, ओवर बर्डन, अति बोझ डाल दिया जाता था। द टैक्स रेट ऑफ दिस सिस्टम वाज नॉट अनरियलिस्टिकली हाई एंड दिस कॉज द पीजेंट मच हार्डशिप। और जो टैक्स रेट था वो काफ़ी अनरियलिस्टिक था, बहुत हाई था। और इसके कारण जो किसान थे वो काफ़ी कठिन जिंदगी गुजार रहे थे। ऑल्सो द पीजेंट वाज हार्डली एन इंडिपेंडेंट ओनर ऑफ द लैंड ऑफ हिज ओनरशिप डिपेंडेंट ऑन हिज एबिलिटी टू पे द टैक्स। और ज़्यादातर जो किसान है अपने ज़मीन को खो दिए थे क्योंकि वो टैक्स नहीं इतना दे पाते थे। इसकी वजह से उनका ओनरशिप भी नहीं था। सो द मनी ही पेड एज टैक्स वाज लाइक रेंट। और जो वो टैक्स देते थे वो एक किराए की तरह हो गया था कि आप मेरे ज़मीन पे खेती कर रहे हैं तो उसका किराया दे रहे हैं। अलाउड हिम टू डोनेट ओनरशिप टू हिज लैंड। अब मालवारी सिस्टम पढ़ते। द मालवारी सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस इन नॉर्थर्न इंडिया इन 1833। इन दिस सिस्टम अ सेटलमेंट वाज मेड कलेक्टिवली with a group of village called mahal seize the land, the forest and the pasture belonging to the village community. The village were jointly responsible for the payment of land revenue. अब मालवारी सिस्टम में क्या किया, इसे कलेक्टिवली बना दिया गया। यानी एक ग्रुप होता था गाँव का जिसे महल कहा जाता था, और जो कम्युनिटी होता था गाँव के जो लोग होते थे उनको साथ में वे आर जॉइंटली रिस्पॉन्सिबल फॉर द पेमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू। पहले क्या होता था, एक एक आदमी से टैक्स लिया जाता था, लेकिन अब पूरे गाँव से टैक्स लिया जाता था एक साथ। कभी एक साथ जमा करते थे और गांव के जो मुखिया होते थे, जो मेन होते थे, वो टैक्स दे देते थे अंग्रेजों को। यानी कि इसमें द मालवी सिस्टम इज अ मॉडिफाइड वर्जन ऑफ जमींदारी सिस्टम। जो जमींदारी सिस्टम था उसी का ये एक मॉडिफाइड वर्जन बोल सकते हैं। द मारवाड़ी सिस्टम प्रूव टू बी अ कर्स ऑफ द पीरियड इन द फॉर्म ऑफ इम्प्रोविजमेंट, एविक्शन फ्रॉम द लैंड एंड एक्सप्लॉयटेशन एट द हैंड ऑफ द मनी लेंडर। और जो मालवाड़ी सिस्टम था वो एक कर्स, एक श्राप साबित हुआ किसानों के लिए। और क्योंकि इसमें जो मनी लेंडर्स होते थे, जो ब्याज पैसे देते थे, उधार देते थे, वो उनका ज़मीन छीन लेते थे, उन पे अत्याचार करते थे। द वाइड स्प्रेड रेस्टमेंट अमंग द फार्मर ऑफ नॉर्थ इंडिया बिटवीन 1813 टू 1814 वाज वन ऑफ द कॉजेज ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857। और जो नॉर्थ इंडिया में जो ये नाराज़गी फैली थी किसानों के बीच, वो भी एक कारण था जो कि 1857 की क्रांति में हुआ था। अब ग्रोथ ऑफ कॉमर्शियल क्रॉप, वो लोग चाहते थे कि आप कॉमर्शियल क्रॉप उगाए, नगद फसल उगाए। विथ स्ट्रॉन्ग फुट होल्ड इन साउथ इंडिया, बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा, द ईस्ट इंडिया कंपनी वांटेड टू कलेक्ट मैक्सिमम टैक्सेस टू मीट देयर मिलिट्री एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। तो जब उन्होंने साउथ इंडिया में, बंगाल में, बिहार, उड़ीसा, ईस्ट में कब्जा कर लिया ईस्ट इंडिया कंपनी ने, तो वो चाहते थे कि मैक्सिमम टैक्स वसूलें अपने खर्चे के लिए, अपने सेना के खर्चों के लिए। दे ऑल्सो वांटेड टू गेन मैक्सिमम प्रॉफिट, और ये भी चाहते थे कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो। सो द कंपनी स्टार्टेड यूजिंग कोर्सिव मेथड टू प्रोड्यूस गुड्स विच वेयर इन ग्रेट डिमांड इन यूरोप। इसलिए जो वो है ऐसी ऐसी चीज़ों को उगाने के लिए कहने लगे, फोर्स करने लगे जिसकी डिमांड यूरोप में बहुत थी। द एग्रीकल्चरल रॉ मटेरियल वाज परचेज एट वेरी लो रेट एंड सेंट टू इंग्लैंड। और जो एग्रीकल्चरल रॉ मटेरियल, जो कच्चा माल होता था किसी चीज़ को बनाने के लिए, जो माल होता है,
उसको वो लोग इंग्लैंड भेजते थे और काफ़ी कम दाम पे खरीदते थे भारत से, वेरी लो रेट। द फिनिश गुड्स वेयर ब्राउट बैक टू इंडिया एंड सोल्ड एट हाई प्राइस टू अर्न मोर प्रॉफिट। और जब उस सामान को जो कच्चा माल भेजते थे उसका सब सामान बन जाता था, तो वो उसे फिर भारत लाते थे और बेचते थे ऊंचे दामों पे। द कंपनी फोर्स द फार्मर टू ग्रो कैश क्रॉप्स लाइक इंडिगो, कॉटन, रॉ सिल्क, ओपियम, पेपर, टी, शुगर केन, etc। जो कंपनी था उनको मजबूर करते थे किसानों को कि तुम नील उगाओ, इंडिगो में नील की खेती होता है, कॉटन उगाओ, रॉ सिल्क उगाओ, ओपियम अफीम उगाओ, पेपर उगाओ, मसाले उगाओ, चाय उगाओ, गन्ने उगाओ, यानी खाने का छोड़कर बाकी सब उगाओ। These crops were sold in the market for ready cash, और इनको बेचा जाता था मार्केट में रेडी कैश, इन्हें नकदी फसल कहते हैं, तुरंत पैसा मिलता है इसका। द peasants had to pay the revenue in cash, और जो किसान होते थे उन्हें कैश में देना होता था रेवेन्यू टैक्स। Thus they called preferred growing cash crops instead of food crops to fulfill cash revenue demand. The Britishers wanted to smuggle and sell opium in China so that they could earn huge profit. और जो ब्रिटिशर्स थे वो चाहते थे कि वो स्मगलिंग करे ओपियम का। ओपियम एक नशीली पदार्थ होती है, उसे चाइना में बेचे और बहुत प्रॉफिट कमाए। सिमिलरली इंडिगो कॉल्ड नील इन हिंदी, जैसे इंडिगो होता है जिसे हिंदी में नील कहते हैं, वाज इन ग्रेट डिमांड इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऑफ द ब्रिटेन। ब्रिटेन में जो कपड़े के फैक्ट्री होते थे वहाँ पे इनका बहुत मांग था। द पीजेंट्स वेयर फोर्स टू कल्टिवेट इंडिगो प्लांट टू एक्सट्रैक्ट ब्लू डाई, और जो किसान थे उनको फोर्स किया जाता था इंडिगो उगाने के लिए, और उसमें से ब्लू डाई, ब्लू रंग का सूखा रंग निकलता है, उसको निकालने के लिए। द प्लांटर्स लेड माइजरेबल लाइफ ड्यू टू वेरी लो प्राइस, और काफ़ी कम दाम पे उनसे खरीदा जाता था, जिससे कि जो प्लांटर्स थे जो उसे उगाते थे उनकी ज़िंदगी काफ़ी दयनीय हो गई। द राइजिंग डिमांड ऑफ शुगर इन द वेस्ट अट्रैक्टेड मेनी यूरोपियन टू सेटअप शुगर मिल, और वेस्ट में शुगर का डिमांड काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा था, तो उन्होंने शुगर मिल की भी स्थापना की। ठीक है, तो आज इतना ही रहने देते हैं, कल हम लोग और पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।